माँ की दुआ हर कन में है। अरे माँ की दुआ हर कन में है, पिता जिसका हौसला है, दोनों के विश्वास पर टिका घर व घोंसला है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक ऐसी मात्र शक्ति को, एक ऐसी कवित्री को लेकर आई हूँ जिनकी साहित्यिक यात्रा को सुनकर आपको ऊर्जा मिलेगी और साहित्य के क्षेत्र में लगातार योगदान देने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए उत्तर प्रदेश से मैं आमंत्रित करती हूँ अंजू कुमारी जी का। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। नमस्कार, मैं अंजू चौधरी अपना परिचय अपनी छोटी सी कविता के साथ देती हूँ। हम तो बस उस सच को जीते जिसमें अपने सपने पिरोते। सोच हमारी सीमित है, ज्ञान हमारा पूरा नहीं। खुश हो रहा देश आज, हम भी खुश हैं देश की खुशी में। तो इसी के बहुत ही साथ मैं शानदार। अपना परिचय देती हूँ। मैं अंजू चौधरी वर्तमान समय में लखनऊ में निवास कर रही हूँ। मैं बचपन से कुछ न कुछ लिखती रहती थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं सार्वजनिक रूप से किसी मंच पर जाकर लिखूं। और सबसे पहला मेरा जो प्रोग्राम हुआ मुस्कान केसरी जी के ही माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैंने कविता पढ़नी शुरू करी और आज ये धीरे-धीरे हिम्मत आई मेरे अंदर, तो आज मैं बहुत सारे मंच पर सक्रिय हूँ। वर्तमान समय में चेतना मंच, कलम के जादूगर और प्रतिलिपि पे भी मैंने एक सीरीज़ लिखी है और इस तरह से मेरा लेखन कार्य कुछ न कुछ चलता रहता है निरंतर। और मुस्कान बहुत ही केसरी शानदार, आदरणीय जी, जी, जी। आप ही मंच पे मेरा एक साझा संकलन अ, अधूरे ख्वाब प्रकाशित हुआ। इसके अलावा गीतांजलि जी के से मेरा जो है एक अधूरी हसरतें साझा संकलन भी प्रकाशित हो चुका है और मंजिले के नाम से चेतना मंच के माध्यम से मेरा एक साझा संकलन और प्रकाशित हो चुका है। अब मैं एक सीरीज जो प्रतिलिपि पे है उसको प्रकाशित करवाना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारे व्याकरण अशुद्धियाँ हैं तो थोड़ा समय नहीं मिल रहा है। मैं एक शिक्षिका हूँ और शिक्षण कार्य में तो थोड़ा-सा लिखने-पढ़ने में रुचि भी रहती है, तो इस तरह से मैं लगातार कुछ न कुछ करती रहती हूँ बच्चों के माध्यम से और खुद भी कई मंचों पे प्रस्तुति देती रहती हूँ। बहुत ही शानदार, आदरणीय। सबसे बेहतरीन तो आपका अंदाज है बोलने का। आप जिस तरह से अपनी बातों को रख रही हैं, वो काबिलिए तारीफ है। और अपने परिचय से पहले जो आपने पंक्तियां रखी थी, वो सभी के दिलों को छू गई है। तो जैसा कि आपने अपने परिचय में बताया कि आप अयोध्या उत्तर प्रदेश से हैं, तो कृपया आप उसकी जानकारी हमारे श्रोताओं को दें कि अगर हमारे श्रोता वहां जाते हैं तो वहां की कौन कौन सी स्थली है जो उन्हें घूमनी चाहिए, और ऐसा कौन सा व्यंजन है जो उन्हें खाना भी चाहिए। मेरा जन्म स्थल अयोध्या जिले के एक छोटे से कस्बे अकबरपुर अंबेडकर नगर के नाम से प्रसिद्ध है। अब तो एक बड़ा जिला बन चुका है अलग होके, लेकिन हम जब परिचय देते हैं तो अयोध्या के नाम से देते हैं, क्योंकि बचपन से ही हम उसी से जुड़े रहे तो हम उससे अपने को अलग नहीं समझते, भले ही हमारा जिला अलग हो चुका है। तो अयोध्या में तो आप सभी को पता है भगवान रामचंद्र जी की जन्मभूमि है। वहां पे तो इतना ज़्यादा जब से जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ तब से तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है वहाँ पर। और वहाँ पर आप आइए, अयोध्या घूमिए। अयोध्या के अलावा गुलाबबाड़ी है और इसके अलावा जो है सरयू घाट पे जाइए, वहाँ पर हनुमानगढ़ी वहाँ की बहुत फेमस है। तो अयोध्या के बारे किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन जो मेरी जन्म स्थल है उसके बगल में अम्बेडकर नगर, वहाँ पर भी एक बहुत फेमस, ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा लेकिन वो बहुत ही प्रसिद्ध है, बचपन से हम जुड़े हुए हैं, शिव बाबा के नाम से है। और वहाँ पे हम बचपन से यही जानते थे कि किसी घर में दरवाजे नहीं होते थे और दरवाजे ना होना अपने आप में बड़ी बात नहीं है, उससे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे कभी चोरी नहीं होती थी। पूरे के पूरे अच्छा। गाँव में किसी भी घर में दरवाजे नहीं थे। अगर किसी ने दरवाज़ा लगाने की कोशिश की तो कुछ न कुछ अनहोनी घटना उस गाँव में घट जाती थी। इसके बारे में मैंने लिखा है, चूँकि इतना ज़्यादा अभी उसका प्रचार नहीं हुआ है मेरी जो सीरीज़ लिखी है। लेकिन हाँ, इसके बारे में लिखा है कि सीमई के नाम से फ़ेमस है।
तो वहाँ पे जब चौखट लगानी भी होती है तो सोने का एक टुकड़ा चौखट में लगाना पड़ता है। तो फिर भी लोग धीरे-धीरे लगाने लगे, लेकिन चौखट नहीं लगती आज भी। वहाँ पे शिव बाबा का बहुत प्रसिद्ध धाम है। इसके अलावा गोविंद साहब का मेला लगता है वहाँ पर, और वहाँ पर एनटीपीसी का बहुत बड़ा पावर प्लांट है टांडा में, वहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। और इसी तरह से हम्म, करबला है जो मुस्लिम समुदाय का बहुत फेमस पवित्र धार्मिक स्थल है। अजमेर शरीफ जाते हैं वो लोग या हज करने जाते हैं तो कहते हैं कि करबला पे अगर नहीं गए तो उनका हज पूरा नहीं माना जाता है। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट बहुत छोटा है, तो और बहुत कुछ तो नहीं मैं बता सकती वहाँ के बारे में, लेकिन ये चीजें हैं वहाँ पे। और वहाँ पर खाने के लिए तो वहाँ की चाट बहुत प्रसिद्ध है शिव बाबा की। और फैजाबाद अगर आप लोग आते हैं तो वहाँ पे तो वहाँ का लोकल व्यंजन बाटी चोखा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही, आएगी तो मैं भी बताऊंगी उसको। बिल्कुल, बिल्कुल आदरणीय। क्योंकि कोई भी सदस्य अगर कहीं घूमने जाता है, तो सबसे पहला उसको या तो निवास करने के लिए, कहीं ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए होता है या फिर पेट पूजा करने के लिए कुछ व्यंजन की ज़रूरत होती है। तो इसकी भी खास बातचीत हम लोग करेंगे। बाकी आपने जितने भी स्थलों का नाम बताया, वो वाक़ई इसकी जानकारी हम लोग को भी नहीं थी, तो हमारे श्रोता के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो गई, क्योंकि अयोध्या जाना तो हर किसी का एक सौभाग्य हो गया है, राम जी मंदिर जाना। तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। और जैसा कि अभी वर्तमान परिवेश चल रहा है साहित्य को लेके, तो आपको क्या लगता है कि अभी के युवा साहित्य में रुचि रखते हैं या नहीं? नहीं, आज पहले तो मुझे बीच में थोड़ा-सा लगता था कि हमारा युवा साहित्य में रुचि नहीं रखता, लेकिन अभी मैं जाती हूँ, जब भी बुक शॉप पे जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ आज के बच्चे महाभारत पढ़ना चाहते हैं, वेद पढ़ना चाहते हैं, रामायण पढ़ना चाहते हैं। ख़ास तौर पे जो जनरेशन अभी 18 से 22-24 साल की है, ये मुझे बहुत दिखती है। और बहुत अच्छा लगता है कि ये आपस में डिस्कशन करते हैं कि हाँ, इसमें मुझे महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं, या फिर वेदों के बारे में डिस्कस करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। किताबों की बीच में काफ़ी डिजिटल वर्ल्ड की वजह से किताबों से लोग बहुत दूर हो गए थे, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ साहित्य से जुड़े कार्यक्रम लखनऊ में तो बहुत आयोजित होते हैं। आज तक चैनल ने भी अपना शुरू किया है साहित्य तक, तो इनका प्रोग्राम यहाँ पे अम्बेडकर पार्क में अक्सर होता रहता बिल्कुल, है। इसके अलावा बहुत सारे मंच सक्रिय हैं साहित्य के क्षेत्र में। और यहाँ पे बुक पुस्तक मेला लगता है तो वहाँ भी मैं युवाओं की भीड़ देखती हूँ। तो जो चीज़ बीच में कम हो गई थी फिर से उनको लगता है कि हमें अपने कल्चर को अपने जो है संस्कृति को जानना चाहिए, अपने सामाजिक परिवेश में जाके देखना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। काफ़ी बदला है आज का युवा। ये बदलाव मैं देख रही हूँ वर्तमान समय में युवाओं में। बिल्कुल। एक शिक्षिका के रूप में आप किस तरह से बच्चों को बताती हैं कि साहित्य में वो अपना करियर भी बना सकते हैं और साहित्य के माध्यम से अपनी भावनाओं को भी दर्शा सकते हैं? चूँकि मैं शिक्षिका हूँ तो बच्चों को अगर आप बिल्कुल भी साइंटिफिक तरीके से पढ़ाने लगेंगे, निरस्ता के साथ पढ़ाने लगेंगे तो उन्हें रुचि उसमें नहीं आती है। तो जब मैं पढ़ाती हूँ, मैं बिल्कुल, सोशल साइंस की टीचर हूँ, तो जब मैं पढ़ाती हूँ बिल्कुल, बच्चों को तो साथ में जैसे मैंने विश्व युद्ध पढ़ाया या मैंने फ्रांस की क्रांति पढ़ाई, तो मैं वहाँ के सामाजिक परिवेश को ज़रूर बताती हूँ, जिससे कि बच्चे उस चैप्टर से जुड़ें। जैसे मैंने फ्रांस की क्रांति पढ़ाई तो सबसे पहले मैं बच्चों को बताऊँगी वहाँ का परिधान वो लोग कैसे पहनते थे। हमारा पहनावा बिल्कुल, कैसा होता है और उनका पहनावा कैसा है। तो वो उससे रिलेट करते हैं, मतलब वहाँ की देखो रानी ने वहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो कैसे कपड़े पहनती थी, और वहाँ के राजा देखो इस तरह से उनके मतलब इस तरह से जोड़ती हूँ, फिर मैं उनका प्ले करा देती हूँ साथ में कि देखो ये फ्रांस की रानी है, राजा है, यहाँ पे ये लोग अपनी प्रजा पे ध्यान नहीं देते थे, तो एक छोटे स्तर पे तो बच्चों को क्या होता है वो चीज़ बिल्कुल दिमाग में अच्छे से आ जाती है। जैसे वहाँ का जब क्रांति बिल्कुल, हुई तो वहाँ के जो प्रतीक चिन्ह थे, टूटी हुई बेड़िया, लाल टोपी, तो उन ये बताऊँगी, फिर बच्चों से पोस्टर बनवा दूँगी। और इसके अलावा बच्चे जब बोलते हैं तो कहीं न कहीं इसमें साहित्य तो हमारा झलकता ही है। और चूँकि कविताएँ हैं, प्रोग्राम होते रहते हैं स्कूल में, तो बच्चे अपनी प्रस्तुति देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कविताएँ लिखी, और हमारे यहाँ तो 92 नंबर तक, चूँकि सरकारी स्कूल है, संसाधनों की कमी है, फिर भी हमारे लिए तो गर्व की बात है कि यूपी बोर्ड से हमारे यहाँ की लड़की हिंदी में 92 नंबर लेके आई। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस तरह तमाम प्रोग्राम के माध्यम से उनका विकास
होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बच्चा अपने को जाके स्टेज पे या कविता, कहानी के माध्यम से नहीं बोलेगा या नहीं वो करेगा, उनका एक आत्मविश्वास बढ़ता है इससे। तो साहित्य तो हमारे बिल्कुल, जीवन का एक अंग है, इसको तो हम किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। आप बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दे पा रही हैं, हर एक प्रश्न का इतना गंभीरता से आप जवाब दे रही हैं। तो आप इतना अच्छा बोल पा रही हैं, इसकी वजह क्या है? पुस्तकें हम लोग मान सकते हैं? हाँ, पुस्तकें आप मान सकती हैं, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है, हमारा एक्चुअली में जो कॉलेज टाइम से ग्रुप रहा, वो साहित्य से बहुत जुड़ा रहा। हमारे बहुत सारे मित्र साहित्यकार हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं पुस्तक मेला यहाँ लखनऊ में लगता था, तो हम लोग जाते रहते थे। तो हमें बहुत सारे साहित्यकार से मिलने का मौका मिलता था। ममता कालिया जी हैं, रवींद्र कालिया जी हैं, निर्मल वर्मा, मतलब इस तरह से, मतलब कभी-कभी वो आमंत्रित रहते थे, हम उन्हें सुनते थे। तो उससे भी हमें बहुत, और हम उस उनके बारे में हमारा पूरा ग्रुप डिस्कस करता था। तो साहित्य से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा। हमारे ग्रुप में लगभग 70% लोग लिखते हैं। अब ये बात अलग है कि कुछ लोग लिखते हैं, अपनी डायरी में रख के सामने नहीं लाते हैं, और कुछ लोग हैं जो सक्रिय रूप से लेखन कार्य कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है, एक आत्मिक संतोष मिलता है ये काम करके। तो इससे तो हम अलग हो नहीं सकते हैं। ये धीरे-धीरे कब आ जाता है, कहाँ से क्या साहित्य, जो साहित्य प्रेमी होते हैं, और वो हर चीज़ में ढूँढ लेते हैं। कहीं न कहीं उन्हें बिल्कुल, मिल ही जाता है। ट्रेन में 10 लोग बैठे होंगे, तो कहीं न कहीं से उनकी नज़र उस इंसान पे पड़ जाएगी जो साहित्य में रुचि रखता है। तो ऐसे ही होता है बस मैम, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। तो आदरणीय, आपका पसंदीदा विषय क्या है? आप कौन-सा विषय सबसे ज़्यादा लिखना पसंद करती हैं? और आपके पाठक आपकी कौन-सी रचना को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? चूँकि मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, तो इसलिए समाज में कोई भी ऐसी बात होती है जो टच कर जाती है मन को, तो मैं उस पे लिखती हूँ। कोई पर्टिकुलर विषय नहीं है। हाँ, महिलाओं पे थोड़ा ज़्यादा लिखा है मैंने, या खुद पे इमोशंस पे ज़्यादा लिखती हूँ। तो इसलिए मेरा कोई क्षेत्र नहीं है, हर विषय पे कुछ न कुछ मैं लिख ही लेती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है हर विषय, मतलब जो इमोशनल विषय हैं, उन पे कुछ न कुछ लिखती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि एक प्रस्तुति हमारे श्रोताओं के बीच दें। अभी तो मैं एक प्रस्तुति, वर्तमान समय में जो युद्ध हो रहा है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब कि बार-बार व्यथित कर रहा। अभी नई कोई रचना तो मैंने नहीं लिखी। इस पे जिस रचना से मैंने परिचय दिया था, पहले मैं उसे ही सुनाना चाहूँगी। तो ये बिल्कुल, रचना स्वागत है है आदरणीय। कि ये रचना है माँ का देश प्रेम। एक माँ के लिए सबसे बड़ी बात होती है, जब वो सेना में अपना बेटा भेजती है, तो उसे पता होता है इसका अंत क्या होगा। और माँ के लिए अपने बच्चे का इस तरह से इस सेवा में भेजना बहुत बड़ा दिल होगा उस माँ का, जिसने जो माँ अपने बच्चे को सेना में भेजती है। मैं बहुत रिस्पेक्ट बिल्कुल, करती हूँ, आर्मी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और किसानों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं इसी के साथ अपनी कविता शुरू करती हूँ, माँ का देश प्रेम। हम तो बस उस सच को जीते, जिसमें अपने सपने पिरोते। हम तो बस उस सच को जीते, जिसमें अपने सपने पिरोते। सोच हमारी सीमित है, ज्ञान हमारा पूरा नहीं। खुश हो रहा देश आज, हम भी खुश हैं देश की खुशी में। खुश हो रहा देश आज, हम भी खुश हैं देश की खुशी में। नहीं पता हमें पूरा सच, नहीं पता हमें पूरा सच, नहीं समझ बुद्धिजीवियों की बहस। मैं अनपढ़ उस सैनिक की माँ, मैं अनपढ़ उस सैनिक की माँ, जिसने बलिदान अपना बेटा किया। मेरे आंसू अब दुख के नहीं, इनमें गर्व झलकता है, इनमें गर्व झलकता है। ये छोटी सी रचना। बहुत ही शानदार आदरणीय। और वाक़ई आपने जैसे बताया कि आप जो एहसास करती हैं और आप बहुत इमोशनली हैं, तो आप उस चीज़ को लिखती हैं और वो आपकी रचना में दिख भी रही है। जो एक भावना होती है आम तौर पे, उस भावना को आपने शब्दों के माध्यम से दर्शाया है, तो काबिल-ए-तारीफ़ है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ही कम उम्र से ही लिखना शुरू की, तो आपके साहित्य के क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत कौन थे? किनसे आपको प्रेरणा मिली और आपने साहित्य में अपना पहला कदम रखा?
मेरा मैं छोटी थी तो मैंने भूपेन हजारिका की एक पोयम सुनी थी, शायद मैं सही हूँ। एक कलम दो पत्तियां ऐसे करके कुछ था। तो मुझे याद भी नहीं है, मतलब ऐसे थी ठीक से, लेकिन वो सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैं गुनगुनाती रही उसे। उस उसके बाद से कुछ पंक्तियां बनाई, फिर कुछ पंक्तियां बनाई, फिर ऐसे ऐसे करके मैंने लिखना शुरू किया। तो पहले तो बस ऐसे डायरी में पन्नों में पड़े हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं जो लिखा था टीनेजर में। लेकिन फिर से लिखना मैंने शुरू किया जब मैं मतलब कि ग्रेजुएशन करने के बाद अपनी जॉब में आई, तब लिखना शुरू किया मैंने। और तब उन उन रचनाओं को मैंने अपने पास रखना शुरू किया, डायरी में, फेसबुक पे। लेकिन सक्रिय रूप से ऐसा कुछ नहीं था मेरा। मैंने दैनिक जागरण में भेजा तो मेरी रचना वापस आ गई, बहुत दुख हुआ। एक बार ऐसा होता है कि छपने के लिए भेजा था, वो रचना मैं सुनाऊंगी जो मैंने लिखी थी, मेरी रिजेक्ट होके आ गई थी वापस। लेकिन इसी तरह से फिर हिम्मत हार गई मैं। मैंने कहा लग रहा है मैं लिखती नहीं हूँ ऐसा बहुत, मतलब मुझे अपनी रचना अच्छी लगती थी, लेकिन अगर कोई और रिजेक्ट कर देता है थोड़ी हीन भावना आती है। फिर उसके बाद हाँ। मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर धीरे धीरे करके कोविड का समय आया। फिर थोड़ा बहुत फेसबुक पे बराबर डालती रहती थी, तो वहां से प्रोत्साहन मिलता रहता था। लेकिन फिर आपका मंच मुझे मिला। फिर आपके मंच पे एक प्रोग्राम होता है, तो दो दो दिन का होता है वो। अ, बिल्कुल। साहित्यकारों को आमंत्रित किया जाता है, तो उसमें मैंने भाग लिया था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और उसके बाद आपके मंच पे 2-3 बार मैं आ चुकी हूँ उस प्रोग्राम में। इधर तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, नहीं आ पा रही हूँ। इसके अलावा चेतना मंच है, उनका प्रोग्राम ऑफलाइन भी हुआ था लखनऊ में, उसमें गई थी। इसके अलावा कलम के जादूगर मंच पे बराबर मैं गाजियाबाद तक गई। आपके यहाँ मुजफ्फरनगर भी आने वाली थी, लेकिन वहां पे थोड़ा सा गर्मी का भी मौसम था और मेरा पेपर था एक, तो इस वजह से मैं नहीं आ पाई। भविष्य में उम्मीद करती हूँ कि हम कोशिश करूंगी आने की। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है बिहार में। तो आपने जब अपनी पहली रचना लिखी, तो इसकी प्रस्तुति आपने किनके सामने की और उनका पहला रिएक्शन क्या था? मैंने किसी के सामने नहीं की। मैं बहुत संकोची स्वभाव की थी पहले, तो मैं लिख के बस डायरी में, पूरी डायरी भरी हुई थी। तो उसके बाद जब मैं 10th क्लास में थी, एग्ज़ाम था बोर्ड का, दिया, थोड़ा मेरे नंबर कम आ गए थे, तो थोड़ा मुझे बड़ा दुःख हुआ था। तो उस समय मेरी डायरी छूट गई थी ननिहाल में मेरे, तो वहाँ पे सबने अच्छा। पढ़ा, सबको बोले, "अरे! ये तो लिखती है।" अब क्या लिख अच्छा भी लगा उन लोगों को, लेकिन उस समय इतना मंच, इतना ज़्यादा मंच महत्व नहीं थे नहीं। कि हम उस पे जाते। हुँ। तो बस ऐसे ही लिखती रही। अब जाके मंच मिला है इतने सालों के बाद, कि जहाँ पे मैं जाके अपनी प्रस्तुति दे सकती हूँ। एक आत्मविश्वास भी नहीं रहता है। उस समय तो बहुत छोटे थे, तो कोई ना कोई चाहिए आपको साथ में आगे बढ़ाने वाला। कोई ऐसा था नहीं कि जो हमारे यहाँ तो वैसे भी ये सब चीज़ें बहुत बड़ी बात है। पढ़ लिख के नौकरी करना ही मेन उद्देश्य होता है, बाकी तो खेलना-कूदना ये सब खराब चीज़ें हैं। जिस पृष्ठभूमि से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ पे यही सोच है। अब धीरे-धीरे अभी भी मेरे यहाँ से कोई लेखन क्षेत्र में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। मैं ही हूँ जो थोड़ा बहुत लिखती रहती हूँ। अच्छा। तो मैम कहते हैं ना कि एक लड़की का जो भविष्य है वो उसका कुटुंब पे निर्भर करता है। तो मायके के अलावा जब आप ससुराल आई, आपकी जब शादी हुई, तो ससुराल में कुछ परिवर्तन आया? और फिर ससुराल में आपने किस तरह से कभी ससुराल में किस कोई ऐसे सदस्य जिनको आपने अपनी रचना सुनाई हो? नहीं, ऐसा तो कोई सदस्य नहीं मिला, क्योंकि ससुराल में शादी होने के बाद बहुत कम लोग होते हैं जो इतना फ्री रहें। ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, ज़िम्मेदारियाँ एक के बाद एक आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर आप उतना टाइम नहीं निकाल पाते हो। कुछ साल तो आप बहुत बिज़ी हो जाते हो। उसके बाद जब समय मिलता है, तो फिर धीरे-धीरे कुछ लोग कर भी पाते हैं अपने सपने पूरे, और कुछ लोग के सपने अधूरे ही रह जाते हैं। इस पे मेरी एक कविता भी है। अच्छा। जी। तो मतलब आपकी बहुत सारी रचना आपके अनुभवों पे भी है। तो कोई जी, ऐसा जी। अनुभव जो आपने मतलब ऐसा अनुभव किया हो जिसे आप मतलब है ना अपनी रचना के माध्यम से बता सकती हैं, लेकिन ऐसे आम तौर पे किसी को शेयर नहीं कर सकती, ऐसा कोई इंसिडेंट? रचना सुना दूँ मैं आपको? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आदरणीय स्वागत है। ठीक ठीक है, मैं सुनाती हूँ रचना। ये क्योंकि ये साझा संकलन जो है मेरा, उसमें प्रकाशित है रचना, उसी में से मैं सुना रही हूँ आपको। 1 मिनट मैम, थोड़ा-सा समय दीजिएगा। रचना है मेरी, अधूरे सपने पूरे हों।
सफर पे चलते हुए सोचा न कभी रुकते हुए, हम भी कभी ठहर जाएंगे, नदिया से दरिया बन जाएंगे, गिरते हुए उठते हुए सपनों को तकते हुए, आंखों में सपने उड़ने के थे, बुलंदियों पर पहुंचने के थे। राह में जब रोड़े आएंगे, हम हटा के आगे बढ़ जाएंगे। एक रोज तूफान आया, उसका रुख मन पढ़ ना पाया। फंस गए हम माया जाल में, चूल्हे चक्की के जंजाल में। सामंजस्य बिठा ना सके, खुद का अस्तित्व बचा ना सके। परी कथा सी लगती थी जब मैं किताबों की दुनिया में रहती थी। हाथ से छूट गई कलम, चूड़ी कलाई भरी चूड़ी से चमचम। हाथ से छूट गई कलम, कलाई भरी चूड़ी से चमचम। कभी रोई आंखें, न सोई आंखें। कभी रोई आंखें, न सोई आंखें। सोते जगते राहें तकते, कपड़ों को समेट मुडेड़ी पकड़ते। मुडेड़ी बाउंड्री होती है। सोते जगते राहें तकते, कपड़ों को समेट मुडेड़ी पकड़ते। आस लगा समय को तकते, काश कुछ बात बन जाए, किताबों के संग हम पल बिता पाए। रोज हम छत पर जाते रहें, सपने यही सजाते रहें। ना बात बनी, ना किताब लगी मिली, ना कलम फिर हाथ लगी। आज किताब भी है, कलम भी है, पर अब हम कहाँ हम रहे, सपने भी कहाँ वो संग रहे। बस खुश हूं अब, संतुष्ट हूं अब, सपने अब उनके मरने नहीं देती। बच्चे हैं। सपने अब उनके मरने नहीं देती, कलम हाथ से हटने नहीं देती। उनके सपनों के चादर में काश कभी मैं बुन जाऊं, उनकी सफलता के परचम में खुद की सफलता को जी पाऊं। बस यही सोच संग चलती जाऊं, चलती जाऊं, चलती जाऊं। ये मेरा जीवन ही है जो मैंने जिया है इस कविता के माध्यम से, क्योंकि पढ़ने का बहुत शौक था मुझे और काफी बिल्कुल, ऊंचे सपने थे मेरे। लेकिन वही बता रहे कि शादी ब्याह के बाद जीवन बहुत संघर्षमय हो जाता है, समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो बस उसी पे है कि धीरे धीरे अब मैं सोचती हूँ जो बच्चे हैं हमारे, स्टूडेंट हैं या परिवार के जो बच्चे हैं, अगर वो पढ़ रहे हैं तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि हाँ वो पढ़ें। मैं मेरे यहाँ इंटर तक है स्कूल, इंटर के बाद लड़की ग्रेजुएशन में गई है, तो उसको मैं वहां भी मोटिवेट करती रहती हूँ, बेटा अगर कोई जरूरत हो पढ़ाई मत छोड़ना, तुम लोग पढ़ना, जितना पढ़ सकते हो मैं हूँ, जो हेल्प होगा मैं करूंगी। ऐसे बच्चे हैं जो आज भी कांटेक्ट में हैं। तो खुशी होती है कि हाँ मतलब सपने पूरे हों, तो शायद मैं मुझे बहुत खुशी होगी। बिल्कुल। और इसलिए आज आप प्रेरणा के रूप में इस मंच पे विराजमान हैं। और जैसा कि आपने बताया कि एक लड़की की जीवन शादी के बाद बहुत परिवर्तन हो जाता है, फिर भी आप सक्रिय होकर एक शिक्षिका के भी रूप में दायित्व निभा रही हैं, एक पत्नी, एक माँ और उसके साथ-साथ एक लेखिका का भी दायित्व निभा रही हैं। और घर में क्योंकि एक लड़की कितना भी बाहर का काम कर ले, उसे एक गृहिणी भी बनना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे संतुलित करती हैं? इसके बारे में बताएँ। अब तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया जिस उम्र में हम आ गए। शुरू में तो देखिए कोई भी काम हम करते हैं तो बहुत कठिन लगता है और बहुत समय लगता है उसको करने में। लेकिन जब वही काम आपको रोज करना है तो आप कहीं न कहीं से उस काम के शॉर्टकट ढूँढ लेते हैं। तो इसी हुँ, तरह से मैं सारे कामों के बीच में अपनी कविता के लिए भी समय निकाल लेती हूँ और विद्यालय का भी काम कर लेती हूँ, घर का भी कर लेती हूँ। तो समय निकालना पड़ता है, चुराना पड़ता है समय, समय मिलता नहीं है। कहीं न कहीं से किताब पढ़ने का, बुक स्टॉल पे जाने का और घर में भी इंटरेस्ट है सबको थोड़ा-थोड़ा, अब धीरे-धीरे होने लगा। जब से मैं मंच पे आने लगी तो वो लोग भी इंटरेस्ट लेने लगे। तो अब तो पूरा मतलब कि सहयोग वाला माहौल हो गया है। कहते हैं ना कि आपको एक कदम बढ़ाना है तो 4 लोग आपके साथ ज़रूर आएँगे। अगर आप मन से, दिल से अगर आप कोई काम करो तो कहीं न कहीं भगवान भी आपकी मदद करता है। तो इसी तरह से बिल्कुल। सब हो जाता है काम। ये तो बहुत ही बेहतरीन है। तो मतलब आपके अंदर एक इच्छा शक्ति थी हर एक कार्य को करने की और इसी का नतीजा है कि आज आप हर क्षेत्र में बहुमुखी प्रतिभावान प्रेरणा स्रोत बनकर मंच पे विराजमान हैं। तो अब बारी है युवाओं की क्योंकि आप एक शिक्षिका हैं और आप देश के भविष्य हमारे युवाओं को तैयार करती हैं। तो वर्तमान परिवेश में आप युवाओं को देखती हैं, उनके साथ रहती हैं, क्या लगता है
आज के जो युवा हैं, अपने जो हमारी स्तंभ है, यानी साहित्य है, उसको, उस धरोहर को संभाल रहे हैं। क्योंकि पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए, अब पुस्तकें पढ़ने का चलन कम हो गया है। इसका असर हम लोग पुस्तक बिक्री से भी जोड़ सकते हैं कि अब पहले के टाइम में जितनी पुस्तकें बिकती थी, शायद उतनी पुस्तकें अब नहीं बिकती हैं। तो क्या हमारे आज के युवा अपने साहित्य के धरोहर को संभाल सकेंगे? ये संभालते हैं? इसका बहुत बड़ा रीजन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, क्योंकि पुस्तकें पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं थी। पहले लोग पेपर बैग ही से ही पुस्तकें पढ़ लेते थे, लेकिन आजकल है कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे किताबें डिजिटल रूप में उपलब्ध हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आज का युवा किताबों से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आज की लाइफ इतनी भागम भाग वाली है कि हम उनको भी दोष नहीं दे सकते हैं। अगर आप इस भागम भाग में नहीं शामिल होंगे तो आप भौतिकवादी जो चीजें हैं उनसे पीछे रह जाएंगे। भाई पहले तो युवाओं को अपना करियर बनाना है। अब उनके पास समय इतना कम है, टारगेट वाली जॉब होती हैं, इतनी ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है कि उनके लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, मेरे फैमिली में भी लोग हैं और भी युवाओं से बात करती हूँ, राह चलते कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते बच्चे, तो सुनती हूँ थोड़ा बैठ के, मतलब बैठी रहती हूँ, तो कहीं ना कहीं बातें, मतलब कि युवाओं की वैसे भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये हमारी जनरेशन है क्या सोचती है। तो बच्चे, बहुत सारे युवा हैं जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किताबें पढ़ते हैं। इसके अलावा बुक्स शॉप पे जाती हूँ तो वहां भी मुझे दिखते हैं। तो आज की पीढ़ी जो प्रेजेंट टाइम में है बहुत क्रिएटिव है। मतलब कहीं ना कहीं किताबों का भी रोल है इसमें। मैं ये नहीं कहूंगी कि युवा बिल्कुल किताबों से विमुख हो गया है, क्योंकि कोई भी आपको मतलब कि सीरियल बनाना है या सीरीज बनानी है या मूवी बनानी है, तो जब तक आपके पास अच्छा कंटेंट नहीं होगा तब तक आप उसको नहीं बना सकते हैं। आपको जानना होगा कि क्या चल रहा है समाज में, आजकल लेखक क्या लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से वो लोग इन चीजों से कांटेक्ट करते हैं। तो जो क्रिएटिव क्षेत्र में युवा हैं वो तो इन सब चीजों से परिचित हैं और पढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं नहीं कहूंगी कि वह हमारा बिल्कुल ही साहित्य से विमुख हो गया है, लेकिन हाँ, संख्या कम है। पहले से साहित्य में जो रुचि थी उसमें लोग इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन भौतिकतावादी हमारा जो समाज हो गया है, वो, उसको मैं जिम्मेदार ठहराऊंगी इसके लिए। और खास तौर पे बिल्कुल। हम लोग भी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। हाँ, हाँ। बिल्कुल नहीं, कहीं-कहीं सोशल मीडिया बहुत उपयोगी भी है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद आज हम और आप इस तरह जुड़े ना होते। तो सोशल मीडिया जी। कहीं न कहीं हमारे लिए उपयोगी है तो कहीं न कहीं हानिकारक भी है। वो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसे किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अंजू जी, आप खुद भी एक लेखिका हैं और आपने अभी विभिन्न विषयों पे लिखा है, कई साझा संकलन पुस्तकों में भी भाग लिया है। तो आपके अनुसार एक कविता लिखने के लिए किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे बड़ी बात है, अगर आपको लिखना है तो आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। आपको शब्द चाहिए, अच्छे शब्द चाहिए। जितना अच्छा आप लेखन करना चाहते हो, उतना अच्छा आपके पास शब्दकोश आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास हुँ, शब्दकोश नहीं है तो आपकी कविता कहीं ना कहीं उस स्तर को नहीं प्राप्त कर पाएगी, जिस स्तर का एक अच्छा, मतलब मानक होता है कविता का। क्योंकि लिखने को तो बहुत लोग लिखते हैं, जितने जितना अच्छा लिखते हैं, जितने अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, वो कविता उतनी प्रभावशाली होती है। और शब्दों के साथ भावनाएं भी बहुत जरूरी हैं, उनमें भी गहराई होनी चाहिए। तो कविता लिखने के लिए मेरा सबसे ज्यादा मुझे ही लगता है कि मैं भी किताबें पहले ऐसे ही पढ़ती थी। मैं, मतलब कि हाँ जी, कहानी है या कविता है ऐसे पढ़ लिया, लेकिन अब जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं उसकी गहराई देखती हूँ कि अच्छा ये शब्द है, यहाँ पे ये मात्रा लगेगी, ये बिंदी लगेगी। कोशिश यही करती हूँ कि ग्रामर का, मतलब जी, व्याकरण की अशुद्धियां ना हो। और मुझे लगता है कि नहीं, मुझे तो बहुत पढ़ना है अभी। अगर मुझे अच्छा लिखना है तो इसके लिए मुझे हिंदी व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो मुझे जब लगता है तो आप समझ सकती हैं कि जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उन्हें कितना अपने को मांझना पड़ेगा इसके लिए। और अगर आपको लिखना है तो आपको पढ़ते रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आदरणीय। इसी के साथ आप अपनी एक रचना भी प्रस्तुत कर दें मंच पर, क्योंकि आपके पास तो शब्दों का भंडार है और आप कई सालों से लिख रही हैं, तो कविताओं की भी कमी नहीं है। तो उसी कविताओं के पिटारों में से एक कविता हम सभी के बीच प्रस्तुत करें।
आज मैं वो कविता सुनाने जा रही हूँ जिसको दैनिक जागरण वालों ने मेरे कविता मैंने भेजी थी, जिससे मेरा थोड़े साल लिखने से मन वो हो गया था, बहुत विमुख हो गया था कि अच्छा मतलब थोड़ा रिजेक्ट होना दुखी करता है। तो दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई, काफी टाइम बाद फिर दोबारा मैंने भेजा, मतलब कि लेकिन फिर आप लोगों के सहयोग से, चेतना चेतना मंच के सहयोग से मेरी साझा संकलन आई, थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा। तो वो कविता मैं आपको पढ़ती हूँ, एक स्त्री पे है। और अब ये मैंने लिखा था जब निर्भया का केस हुआ था दिल्ली में, तो बहुत ही ज्यादा दिल दहलाने वाला वो घटना थी। तो मुझे क्या, जितने नॉर्मल इंसान है जो लेखक लेखन के क्षेत्र में नहीं, वो भी बहुत ज्यादा दुखी हुए थे, बहुत ही ज्यादा दुखद करने वाली घटना थी। तो उस पे मैंने लिखा था, एक स्त्री के लिए, एक स्त्री की भावनाएं हैं। कैसे कैसे मैं बिखरी, कैसे खुद को समेटा मैंने, अपने दामन में कितने मोती समेटे मैंने। आंसू, रुसवाई अपनी देखी, खुद को तड़पते हर पल देखा। स्वाभिमान, आत्मसम्मान, इनका कोई मोल नहीं। एक नारी हूँ, मैं अबला हूँ। एक नारी हूँ, मैं अबला हूँ। हर उस प्रश्न की वजह हूँ। हर घटना का ठीकरा मेरे सर फोड़ा गया। कुछ भी होता है, लोग जिम्मेदार लास्ट में लड़की को ही ठहराते हैं। जो एक मानसिकता है हमारे समाज की, यही है। हर घटना का ठीकरा मेरे सर फोड़ा गया। क्या यही सजा है मेरी? मैं कोमल हूँ, वलिस नहीं। मैं औरत हूँ, पुरुष नहीं। मैं रात को निकली, दिन में नहीं। मैं माँ हूँ, मैं पिता नहीं। जीवन दिया मैंने तुम्हें, क्या यही मेरा गुनाह है? जीवन दिया मैंने तुम्हें, क्या यही मेरा गुनाह है? मार दूं इस कोख में, ए पुरुष क्या तू यही चाहता है? मार दूं इस कोख में, ए पुरुष क्या तू यही चाहता है? अंत नहीं इस द्वंद का, एक समझौता करना होगा। अंत नहीं इस द्वंद का, एक समझौता करना होगा। एक लकीर खींच कर हमें उस पर चलना होगा। एक सीमा बनानी होगी, ये दरिंदगी मिटानी होगी। ये दरिंदगी मिटानी होगी। सोच बदलनी होगी, सोच बदलनी होगी, सोच बदलनी होगी। ये मेरी कविता है। बहुत ही शानदार आदरणीय, बिल्कुल आपकी तमाम रचनाएं जो है वो भावनाओं से भरी हुई हैं और हर रचना कुछ ना कुछ संदेश दे रहा है हमारे समाज को या आज के वर्तमान परिवेश को प्रस्तुत कर रहा है। बहुत ही शानदार आदरणीय। तो अब बारी है हमारे युवाओं को कुछ ऐसी पुस्तकों का नाम सजेस्ट करने की जो आप बहुत ही पढ़ी हो या आपने उस पुस्तकों को पढ़ने के बाद अपने अंदर कुछ बदलाव की। मैं प्रेमचंद की पुस्तकों से बहुत प्रभावित हूँ। मैंने प्रेमा पढ़ा, और मैंने प्रेमचंद की पूस की रात। तो मैं संदेश देना चाहूंगी, जैसे जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, मैक्सिम गोर्की की माँ, और इसी तरह से मतलब कुछ पुस्तकें हैं। अब अपनी अपनी चॉइस होती है, क्योंकि हमारे कहने से युवा को इंटरेस्ट ही ना आए। तो मतलब जो प्रसिद्ध किताबें हैं, जो प्रसिद्ध राइटर हैं, उनकी किताबें जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ संदेश उसमें होता है। और पढ़ना शुरू करता है जो युवा, तो अपने आप ही उसको अपनी पसंद नापसंद, अपनी चॉइस समझ में आ जाती है। तो मैं युवाओं से जी कहूंगी, जी। पढ़ो कुछ भी, जो प्रसिद्ध राइटर हैं जिनकी आपको पसंद आए उनकी पढ़ो। कुछ ना कुछ संदेश हर साहित्यकार देता है। जैसे गोरा है रवीना टैगोर की, तो इस तरह से बहुत सारी किताबें हैं जिसको पढ़ सकते हैं। अमृता प्रीतम भी बहुत अच्छा लिखती हैं, लेकिन थोड़ा सा अमृता प्रीतम को पढ़ते समय समझना बहुत जरूरी है। मैंने अमृता प्रीतम की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, और अच्छा। बहुत ही, हाँ, बहुत पिंजर पढ़ा, मतलब इतना मार्मिक वर्णन है उसमें कि एक तरह से वो साहित्य को बहुत ही उच्च स्तर की भावनाओं पे ले जाती हैं। मतलब भावनात्मक बहुत होती हैं उनकी किताबें, तो थोड़ा समझना पड़ता है उनको पढ़ते हुए। और अच्छा। प्रेमचंद हैं, शिवानी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, शरतचंद्र की भी एक दो किताबें मैंने पढ़ी है, ज्यादा नहीं पढ़ा है मैंने, लेकिन अच्छा लगा मुझे पढ़ के। और मैं ज्यादातर किताबें पढ़ती रहती हूँ जो मुझे समझ में आ जाती है। अभी तो मैं एक पढ़ रही थी बीच में, अल्केमिस्ट, चूंकि इंग्लिश में थी, हिंदी ट्रांसलेटेड भी है। तो उसको पढ़ा तो काफी चीजें जीवन से लगता है कि हाँ, इसको पढ़ के कि हाँ, हमें अपने प्रश्नों की का उत्तर मिल गया। काफी उत्तर देती हैं किताबें। जब आप किसी बिल्कुल। आपको कोई ना समझे तो किताबें समझती हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो होता ही है।
एक लेखक और पुस्तक का क्या संबंध होता है, ये वही समझ सकता है जो उस संबंध को महसूस करता है। तो आपने उस रिश्ते को महसूस किया है और जिसका नतीजा है कि आप हर प्रश्न का उत्तर इतनी सरलता से दे रही हैं, इतने प्यारे-प्यारे शब्दों के माध्यम से दे रही हैं और हमारे तमाम श्रोता आपको सुन भी रहे हैं। तो अब बारी है हमारे श्रोताओं की। हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं श्रोताओं से ही कहना चाहूँगी कि आप अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनिए ज़रूर। जो आजकल प्रोग्राम होते हैं आप उनमें जाइए, सुनिए, कुछ ना कुछ संदेश होता है समाज का। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो समाज में जो घटित होता है साहित्यकार के साहित्य में, लेखन में कहीं न कहीं वो चीज़ें आ जाती हैं। तो आप अगर जुड़े रहेंगे साहित्यकार से, क्योंकि पढ़ने का बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि हर कोई पढ़ पाता है। क्योंकि पढ़ने के लिए बड़ा पेशेंस चाहिए होता है आज के टाइम पे, जहाँ हम रील के ज़माने में हैं। यूट्यूब के ज़माने में है, रील के ज़माने, फ़ेसबुक के। इसमें तो हम फ़ेसबुक, व्हाट्सएप इनमें इतना खुद ही पढ़ते रहते हैं। लेकिन हाँ, जो साहित्यिक साहित्यिक प्रोग्राम होते हैं, आप उनमें जाइए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में साहित्य क्या है और साहित्यकार के शब्दों का अर्थ क्या है और साहित्य क्या संदेश देता है। आपको बहुत आनंद मिलेगा और इसके साथ रुचि भी जागेगी, तो इसके बाद आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा। क्योंकि बिल्कुल, श्रोता आदरणीय। जी। जी, आदरणीय कुछ कह रही थी? नहीं, कुछ नहीं, बस यही कह रही थी कि श्रोता तो हमारे लिए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो सुनेंगे नहीं तो हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। बिना श्रोताओं के एक लेखक का क्या अस्तित्व है? बिल्कुल। तो आप तमाम श्रोताओं का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सभी इस वीडियो को लगातार सुने। अंजू मैम की जो भी अपनी विचारधारा था, उन विचारधारा को उन्होंने इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया और आप सभी ने उन्हें गंभीरता से सुना। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सभी से लेती हूँ यहीं पे अलविदा। फिर मैं मिलूँगी अगले सत्र में एक नए साहित्यकार के साथ। उनकी साहित्य की यात्रा को हम लोग जानेंगे और उनकी विचारधाराओं से कुछ परिवर्तन लाएँगे हमारे समाज में। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मैम।